हाँ जी, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, ये जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, ये एक्चुअल में पूरी फिजिक्स जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं उसका पूरा निचोड़ है, सारांश आप कह सकते हैं, समरी। तो समरी बना करके आपको 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में रख करके आपको पढ़ाया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि थ्रू आउट 11th 12th दोनों साल मिला करके आपको आखिर क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, फिजिक्स हम किसको बोलते हैं, इसकी स्टडी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, यानी फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। ठीक है, दूसरी, नेचर में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी फिनोमिना हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले चैप्टर में पढ़ना है और उन बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी हम पहले चैप्टर में जानेंगे जिन्होंने साइंस की दुनिया में, साइंस की फील्ड में या फिजिक्स की फील्ड में अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे लॉस बनाए हैं और उनका नाम सुनहरे अक्षरों से फिजिक्स की हिस्ट्री में लिखा गया है, नॉलेज की हिस्ट्री में, और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और उन्हीं के प्रिंसिपल को यूज़ करके आगे जब तक दुनिया रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उन्हीं के प्रिंसिपल, उन्हीं के लॉस का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ों की डिस्कवरी होगी, नए नए चीज़ों का इन्वेंशन होगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, पहले चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ध्यान से इधर देखिए, ध्यान से समझिए। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया दो तरह की है। कितने तरह की? दो। एक है हमारे अंदर की दुनिया और एक हमारे बाहर की दुनिया। ठीक है, हमारे अंदर की दुनिया कैसी दुनिया होती है और ये हमको क्या बताती है। ठीक है, अंदर की दुनिया से मतलब ये है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, हम बातचीत कैसे करते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी आर्ट की थिंकिंग कैसी, हमारे अंदर कला कितनी है, कितना हम कलाकारी हैं, कितना हमको आर्ट्स आता है, हमारे कल्चर्स कैसे हैं, समझ रहे हैं, हमारे अंदर मैनर्स कैसा है। ये सारी चीज़ें जो हमारे आर्ट से रिलेटेड होती हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड होता है, हमारे इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड होता है, हमारे आचरण से रिलेटेड होता है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर की दुनिया की चीज़ें हैं और ये बाहर से नहीं दिखती। किसी आदमी को देख करके आप ये नहीं बोल सकते कि इसको कितना ज्ञान होगा, इसको इस चीज़ का नॉलेज होगा, इसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। बाहर से देख के आप कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारे मामलात उसके अंदर की दुनिया के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे अंदर की दुनिया से रिलेटेड हैं, ये पूरी दुनिया कहलाती है इंटरनल वर्ल्ड। क्या कहलाती है? इंटरनल वर्ल्ड। और इसको हम बाहर से देख नहीं सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। जैसे किसी आदमी के ज्ञान की सीमा कितनी है, उसको कितना नॉलेज है, क्या कोई तराजू ऐसा है आपके पास जो किसी के ज्ञान को मेज़र कर सके, नॉलेज को मेज़र कर सके? आंसर है नहीं है। किसी के अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने की काबिलियत है, क्या आप उसकी इस काबिलियत को मेज़र कर सकते हो कि वो कितने लेवल तक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है? नहीं कर सकते। तो ये जो अंदर की दुनिया की चीज़ें हैं, ये इसको मेज़र नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर से हम जिस दुनिया में रहते हैं, जो हमारे बाहर की दुनिया है ना, जो हमारे बाहर की दुनिया है, चारों तरफ जो हमारे आसपास बिखरा पड़ा है, जिसको हम देखते हैं, जिनको हम फील करते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं डेली सुबह शाम, जिसके साथ हमारा मुलाकात होता है, उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, चलना फिरना होता है, ये दुनिया जो हमारे बाहर की दुनिया है, जिसको ईश्वर ने हमें जो सेंस ऑर्गन दिए हैं हमारी बॉडी में, उस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके जिन्हें हम सेंस कर सकते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन ईश्वर ने हमको दिए हैं? एक, हमको स्किन दी है ईश्वर ने, जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ये वाली फीलिंग ले सकते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है ना। दूसरी चीज़, कोई चीज़ लाल है, नीली है, पीली है, ब्राउन है, ब्लर है, ब्लैक है, वाइट है, ये हम देख करके फील ले सकते हैं, कलर को हम देख के फील ले सकते हैं। तो दूसरा सेंस ऑर्गन हमारी आँख हो गई।
तीसरा सेंस ऑर्गन, किसी चीज़ को हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। तो तीसरा सेंस ऑर्गन कौन है? हमारी ज़ुबान, हमारी जीभ, ठीक है, टंग जिसको आप बोलते हैं। अगला सेंस ऑर्गन, कहीं से कोई वाइब्रेशन आया, हमारे कान पे टकराया, हम उसको सुन के बता सकते हैं उस वाइब्रेशन को कि ये वाली वाइब्रेशन, ये वाला साउंड, ये वाली म्यूज़िक लाउड है कि लो है, ठीक है। अगला सेंस ऑर्गन, किसी चीज़ को स्मेल करके हम बता सकते हैं कि ये अच्छी खुशबू है या बदबूदार खुशबू है, ठीक है। तो नेचर ने हमको जो 5 सेंस ऑर्गन दिए हैं, उनमें से किसी भी ऑर्गन का इस्तेमाल करके अपने आसपास बाहर में बिखरी पड़ी दुनिया को अगर हम सेंस कर लेते हैं, उसको फील कर लेते हैं, तो ये हमारी दुनिया, बाहर की दुनिया क्या कहलाती है? आउटर वर्ल्ड, जिसका हमने नाम रखा है फिज़िकल वर्ल्ड, क्योंकि इसको हम फिज़िकली सेंस करते हैं, महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं। तो हमने इस दुनिया का नाम क्या रखा? फिज़िकल वर्ल्ड, और हमारे इस चैप्टर का नाम भी फिज़िकल वर्ल्ड ही है। तो ये जो हमारा चैप्टर बनने जा रहा है, इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। एक हमारे अंदर की दुनिया है, वो इंटरनल वर्ल्ड है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, बाहर की दुनिया, जिसको हम किसी भी सेंस ऑर्गन के हेल्प से सेंस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड या आउटर वर्ल्ड। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फिजिकल वर्ल्ड, डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? द वर्ल्ड विच कैन बी सेंस इज नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, द वर्ल्ड विच कैन बी सेंस इज फिजिकल वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब आगे की चीज़ समझिए और बहुत ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइंस से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस। हाँ, साइंस का डिक्शनरी मीनिंग होता है नॉलेज, ठीक है, लेकिन हम हर तरह के नॉलेज को साइंस नहीं कहते। साइंस हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और सीख करके उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको जमा लेते हैं, सजा लेते हैं और उसको रख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड किए हुए नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। जैसे हम जब जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, 1 2 3 4, है ना। जब हमको काउंटिंग आने लगती है तो फिर हम मैथ्स के ऑपरेशन सीखते हैं, नंबर को जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। हम पहले काउंटिंग सीखते हैं, काउंटिंग के बाद उसके ऑपरेशन सीखते हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। जब हमको ऑपरेशंस आ जाते हैं मैथमेटिक्स के, तो फिर हम नंबरों का स्क्वायर करना सीखते हैं। जब स्क्वायरिंग बनने लग जाती है तो फिर हम इक्वेशंस बनाना सीखते हैं। इक्वेशन बनने लग जाता है तो परसेंटेज बनाना सीखते हैं। परसेंटेज बनने लगता है तो रेशियो प्रपोर्शन सीख लेते हैं। यानी एक एक सीढ़ी हम बढ़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। क्या हम पहले परसेंटेज या पहले इक्वेशन और बाद में काउंटिंग सीखते हैं कि पहले इक्वेशन सीख लिए बाद में काउंटिंग सीखेंगे? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हमने जिन चीज़ों को सीखा, जिसका नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज को हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखते जाते हैं। पहले काउंटिंग, फिर ऑपरेशन, फिर स्क्वायर, फिर इक्वेशन, फिर परसेंटेज, फिर रेशियो प्रपोर्शन, जमा दिए, सजा दिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ये वाला नॉलेज क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ठीक है। साइंस क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज। हर नॉलेज को साइंस नहीं कहते, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, ठीक है। हाँ जी, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे आसपास जो भी नेचर में हो रहा है, जो भी फिनोमिना नेचर में हो रहा है, अगर उस होने वाले फिनोमिना के पीछे का रीज़न हम सीख लें कि ये चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कौन से नियम से हो रही है, अगर हम उस नियम को समझ लें, उस रीजन को जान लें, तो ये वाला जो नॉलेज हमारा बनता है, इस नॉलेज को हम बोलते हैं फिजिक्स। आई मेरी बात समझ या नहीं आई?
जैसे लाखों तरह के फिनोमिना हमारे नेचर में होते रहते हैं। फिनोमिना का मतलब कोई घटना घटना, कोई भी काम होना, उसको फिनोमिना बोलते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों तरह के फिनोमिना हमारे इस नेचर में हो रहे हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? आया ना, बोलिए आया। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया, यहाँ पे पानी डाला और उस पानी को बोला कि यहीं रुक जाना, कहीं जाना नहीं। तो जैसे ही मैं पानी डालता हूँ, पानी मेरी बात मानता नहीं, वो कहीं बह जाता है, इधर उधर रुकता नहीं। मैंने कहा ठीक है, रुक नहीं रहे हो तो इधर बह के जाना, तो वो इधर नहीं बहता, इधर बह जाता है। समझ आया? तो हमने सोचा कि ठीक है, पानी को हमने कहीं ज़मीन पर डाला, टेबल पर डाला, उसको हमने बोला रुको, ठहरो, वो रुकता नहीं है। हमने बोला ठीक है, रुके नहीं, इधर बहो, इस तरफ बह के जाना है, तो वो इधर नहीं बहता, इधर बहने लगता है। समझ आई बात? तो हमने उसको गौर से देखा, थोड़ा सा ध्यान लगाया, तो हमको समझ में आया कि पानी के बहने का कुछ नियम है हमारे नेचर में। चाहे वो नदी में बह रहा हो, या आपके घर के ऊपर की टंकी से बह रहा हो, या आपके नल से बह रहा हो, कहीं से भी बह रहा हो, पानी के बहने का अपना एक नियम होता है। और नियम ये है कि पानी स्लोप की तरफ बहता है, जिधर स्लोप होता है उधर पानी बह के जाता है। तो हमने इस नियम को सीखा, इसको पहचाना, इस रीज़न को जाना कि पानी किस नियम से फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, एक जगह रुकता क्यों नहीं पानी। जब हम पानी किसी जगह पर डालते हैं तो वो ठहर क्यों नहीं जाता, बहने क्यों लगता है? तो आंसर है, ज़मीन जब ऐसे स्लोप वाली होती है, ढलान होता है, तो पानी फ्लो हो जाता है, उस समय पानी रुक नहीं सकता। और ज़मीन जब बिल्कुल बराबर होगी, आप पानी डालेंगे तो पानी रुक जाएगा, कहीं नहीं फ्लो होगा। लेकिन थोड़ा सा भी स्लोप आया तो पानी फ्लो होगी। तो इस नियम को हमने सीखा। नेचर में ये सारे काम हो रहे हैं, पानी फ्लो होता है नेचर में, नदियाँ बहती हैं, तालाब के पानी मूव होते हैं, समुंदर के पानी चलते हैं। समझ आ रहा है? हमारे घर के पानी नदी नालों में बहते रहते हैं, नल से पानी निकलता है, ऊपर की टंकी से पानी आता है कि नहीं? तो नेचर में ये काम हो रहा है कि नहीं? तो ये एक फिनोमिना है, और हमने इस फिनोमिना का रीज़न समझ लिया, इसका नियम समझ लिया कि पानी किधर से किधर फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है। तो आंसर है, स्लोप होता है तो फ्लो होता है, स्लोप नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं होगा। तो हमने ये नॉलेज लिया ना, इसको सीखा ना। ये नॉलेज जो हमने सीखा, नेचर में जो नेचुरल फिनोमिना हो रही है, उसको देख करके उसके पीछे के कारण को हमने समझ लिया, तो ये वाला नॉलेज क्या कहलाएगा? फिजिक्स। समझ आया? तो फिजिक्स किस चीज़ के नॉलेज को बोलते हैं? तो आंसर है, जो नेचर में हो रहा है उसके पीछे जो लॉ काम कर रहा है, जो रूल काम कर रहा है कि इस वजह से ये काम हो रहा है, उसका नॉलेज जब हम गेन करते हैं तो उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। सो व्हाट इज फिजिक्स? What is physics? Physics is study of nature and natural phenomena. Physics is study of nature और natural phenomena, इसको और लिखना, हाँ जी, एंड इट्स लॉ और रूल। कि वो किस नियम से कोई भी काम हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, किस नियम से हो रहा है। अगर हमने नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उसके पीछे के कारण को समझ लिया, उसके नियम को सीख लिया, तो जो चीज़ आप सीखे हैं, जो नॉलेज आपको मिला है, वो नॉलेज क्या कहलाएगा? बोलिए, फिजिक्स। तो जब भी हम नेचर या नेचर में होने वाले किसी फिनोमिना के बारे में सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आया। अच्छा, अब किसी भी फिनोमिना तो लाखों तरह के हो रहे हैं हमारे नेचर में। बात ध्यान से समझना, हमारे नेचर में जहाँ हम रह रहे हैं, लाखों करोड़ों तरह के फिनोमिना हो रहे हैं। हर एक को हम देखते हैं, हर एक को हम समझना चाहते हैं कि किसके पीछे कौन सा कारण है, किसके पीछे कौन सा नियम है। ठीक है? अब उन नियमों को समझने के लिए कुछ मेथड हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसे ही मुँह उठा के किसी चीज़ को देख के कोई नियम या कोई लॉ नहीं बन जाता। ठीक है? उनको सीखने के लिए, उनको समझने के लिए हमको एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है, और उस प्रोसीजर का हमने नाम रखा है साइंटिफिक मेथड। तो अगला टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मेथड। इसको ध्यान से समझिए।
व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड? ठीक है, हाँ जी। हम क्या करते हैं कि जो हमारे चारों तरफ फिनोमिना घट रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना, जो भी काम हो रहा है, जो भी जैसे भी दुनिया चल रही है, हम सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं, या जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, जिसके बारे में हमको सीखना है, उसको सबसे पहले हम बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 क्या करते हैं? देख करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको समझ लेते हैं तो फिर हम उसको कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी। और कॉपी करके वापस से उसी चीज़ को दोहराते हैं। समझ आया? कॉपी करते हैं। कॉपी करने का मतलब समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, साइंटिफिक मेथड यानी नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कौन सा लॉ काम कर रहा है, किस नियम से वो काम हो रहा है, उसको सीखने के लिए एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? साइंटिफिक मेथड। अब ये कैसा प्रोसीजर है, कैसे इसमें हम काम करते हैं, कैसे नेचर में होने वाले फिनोमिना के पीछे के लॉ को समझते हैं, उसका तरीका क्या है, इसको समझिए। सबसे पहला स्टेप क्या बोला मैंने, क्या करना है? ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना है। जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं, जैसे पानी फ्लो होता ही आप देख रहे हैं, तो पहले क्या करना है आपको? उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है और उसको समझने की कोशिश करना है। समझने की कोशिश किए, जब आपको वो समझ में आ जाए तो फिर क्या करते हैं? उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक। कॉपी करने के बाद क्या करते हैं? उसके हम नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। क्या करते हैं? भविष्यवाणी, प्रिडिक्शंस करने लगते हैं। क्यों करते हैं जी प्रिडिक्शंस? क्या ज़रूरत है प्रिडिक्शन करने का? तो आंसर है, प्रिडिक्शन करके हम अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं। आ रही बात समझ? आया समझ? फिर से, नेचर के नियमों को समझने के लिए हमने जिस मेथड का ईजाद किया है, जिस मेथड को बनाया है, उस मेथड का नाम क्या है? साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड क्या करता है? बोलिए, इसका काम क्या है? नेचर में जो भी फिनोमिना हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं, उसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं और जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं। क्यों प्रिडिक्शन करते हैं? ताकि हमारी लाइफ क्या हो जाए? ईजी हो जाए। आई बात समझ में? तो ये मेथड है नेचर के फिनोमिना को समझने का, नेचर को समझने का। ठीक है जी, ओके। जैसे हमको मालूम है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलेगा, मूव करेगा। किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव होता है ना। एक हमने इंजन बनाया, अगर हम उस इंजन को चलाएंगे तो वो फोर्स लगाएगा और अपने पीछे की सारी चीज़ जो भी उसके साथ कनेक्ट करेंगे उसको ले जाएगा। आई बात समझ? इंजन में फोर्स लगाएंगे तो वो आगे मूव होगा। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का मारोगे तो वो आगे मूव होगा। अगर हम एरोप्लेन बनाएंगे, एरोप्लेन के उड़ने का नियम हमने सीख लिया, एरोप्लेन बनाएंगे तो एरोप्लेन उड़ेगा। एरोप्लेन को चलाएंगे तो चलेगा, वर्क करके दिखाएगा, फोर्स लगा के दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट करके दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम जब भी कोई काम करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा। ये हमने सीखा, ये हमने देखा। एक बक्से को अगर हम धक्का मारते हैं तो बक्सा आगे चलता है कि नहीं? चेयर को मैं धक्का मारूंगा, फोर्स लगाऊंगा तो चेयर मूव होगा कि नहीं? मोटरसाइकिल के इंजन को मैं स्टार्ट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा तो पूरी मोटरसाइकिल और आप उसके ऊपर बैठे हैं, आप आगे मूव होंगे कि नहीं? एरोप्लेन को हम चलाएंगे तो एरोप्लेन अपने पैसेंजर को बैठा करके उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा। इसका मतलब चीज़ों को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके फिर हम प्रिडिक्शन करने लगते हैं। प्रिडिक्शन कैसे? अगर मैंने एक इंजन बनाया और मैं ये जान जाऊं कि ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, बात ध्यान से समझिएगा। एक इंजन बनाया मैंने ये पता लगा लिया कि ये कितने हॉर्स पावर का इंजन है, इसमें कितना फोर्स लगेगा तो ये कितनी दूर जाएगा, ये हमको पता चल गया। मैं ये जान जाऊं कि 1 घंटे में ये कितनी दूर जाएगा चलने के बाद, तो मैं ये बता सकता हूं कि 3 घंटे के बाद ये आपको कितने किलोमीटर दूर ले जाएगा। बता सकता हूं कि नहीं? तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए। हमने एक इंजन बनाया और उसके इंजन की कैपेसिटी देखी, उसके हॉर्स पावर को देखा, हम ये समझ गए कि 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाता है, हमको ऑब्जर्वेशन मिल गया, हमने उसको समझ लिया। तो मैं आपको भविष्यवाणी करके बता सकता हूँ कि 18 घंटे में यहाँ से मुंबई पहुँच जाएगा। तो आप उसमें बैठे, गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चली, 18 घंटे बीते, आप मुंबई पहुँच गए। तो हमने क्या किया था? भविष्यवाणी।
और वो क्या हो गई, सच साबित हो गई। हमारी लाइफ इजी हो गई ना, हमको पता है कि हम यहाँ से 18 घंटे में कहाँ पहुँच जाएंगे, मुंबई पहुँच जाएंगे। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया, आया। तो ये जो मेथड है हमारा, इस मेथड से होता क्या है, नेचर में जो कुछ भी होता है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं, और जब उसको सीख लेते हैं तो उसको फिर कॉपी करते हैं, और कॉपी करके क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और प्रिडिक्शन करके अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं। ठीक है, और ये बहुत आम बात है। जैसे सूरज के सामने जब चंद्रमा घूम के ऐसे आता है, अर्थ हमारी ये सपोज सन है, अर्थ ऐसे घूमती रहती है सूरज के सामने, एक तो वो इस तरह घूमती है अर्थ, उससे 1 साल होता है, और जब अपनी एक्सिस पर अर्थ ऐसे घूमती है तो 24 घंटे में दिन और रात होते हैं। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया। तो हमने ये देखा कि अभी चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आ गया है, तो सूर्य ग्रहण लग गया है ना। अगली बार ये कब वापस से घूम के यहीं पे आएगा चंद्रमा, तो हमने कहा कि देखो भाई 4 महीने 17 दिन 4 घंटे के बाद वापस से मून सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, यानी वापस से सूर्य ग्रहण लगेगा, है ना। इतनी एग्जैक्ट भविष्यवाणी हम करके बताते हैं, 1-1 सेकंड तक बता देते हैं कि इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड के बाद वापस से चंद्रमा अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा और फिर से सूर्य ग्रहण होगा। और हम देखते हैं हमारी भविष्यवाणियाँ सच भी होती हैं, कैलेंडर में छपे रहते हैं, ये सारी चीज़ें सच होती हैं। तो ये सब कैसे होता है, तो आंसर है पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको कॉपी करते हैं, लैब में आके उसको कॉपी करते हैं, दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके ऊपर हम फॉर्मूले बनाते हैं, और फॉर्मूले बनाने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हम भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही, आ रहा है। जैसे चंद्रमा एक जगह से निकलता है, ऐसे डूब जाता है, एक तरफ से निकलता है, एक तरफ डूब जाता है। हम डेली देखते हैं सन एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ डूब जाता है, तो दिन में उजाला रहता है, हम सारी चीज़ें देखते हैं। जब दिन होता है, सूरज की रोशनी होती है, हमको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जब दिन डूब जाता है, सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, अंधेला हो जाता है, तो हमको दिखना बंद हो जाता है ना। लेकिन फिर भी हम डरते नहीं हैं, हमको घबराहट नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं अगले दिन सूरज वापस निकलेगा, अगले दिन फिर से सुबह होगी और हमको फिर से सब दिखने लगेगा। और नेचर कभी भी अपने इस नियम को भूलता नहीं है कि मुझे अगले दिन सूरज को वापस फिर से निकालना है और एग्जैक्ट टाइम पर निकालना है। 7 बजे अगर सुबह सूरज निकलता है तो अगले दिन 7 बजे ही सूरज निकलेगा, और उसके अगले दिन फिर से 7 बजे ही सूरज निकलेगा। नेचर कभी भी अपने इस नियम को, अपने इस टाइम को भूलता नहीं है कि मुझे 7 बजे फिर से सूर्योदय करवाना है। तो सैकड़ों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से ये चला आ रहा है। नेचर कभी नहीं भूलती कि मुझे 7 बजे सूरज को वापस निकालना है। तो किसी न किसी नियम से ये चल रहा होगा, तब ना सूरज एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पर वापस निकलता है दूसरे दिन। तो जब हम इस नियम को समझते हैं, डेली ऑब्जर्वेशन तो हम कर रहे हैं ना, डेली देख रहे हैं सूरज को पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, फिर अगले दिन उसी टाइम पे निकलता है, फिर डूब जाता है, फिर अगले दिन उसी टाइम पे निकलता है, फिर डूब जाता है। बहुत ध्यान से हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, उसको समझने की कोशिश की, उसको हमने कॉपी किया, उसके नियम कानून बनाए, है ना। क्या बनाए नियम कानून, हमको पता है कि अर्थ के चलने की स्पीड कितनी है, अर्थ कितनी स्पीड से घूमती है। जब हम जहाँ पर खड़े हैं वो वाला चेहरा सूरज के सामने आता है, वो वाली ज़मीन सूरज के सामने आती है, उसी टाइम पे दिन निकलता है। और जब वापस हम घूम के आ जाते हैं, सूरज डूब जाता है, फिर से हम घूम के आते हैं उसी फिक्स टाइम पर 24 घंटे में, तो फिर से दिन निकल जाता है जब हम सूरज के सामने होते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सारा नॉलेज हम किस मेथड के थ्रू ऑब्टेन कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड के थ्रू। समझ आ रहा है। पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको कॉपी करते हैं, समझ के कॉपी करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, और हमारी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। और इसीलिए हम कैलेंडर में क्या लिखते हैं कि इस महीने को सूरज इतने तारीख को इतने बजे निकलेगा, इतने बज के इतने मिनट में। आप देखोगे 5-5, 10-10 दिन का स्लॉट बना रहता है, 1-1, 2-2 मिनट का डिफरेंस रहता है। देखें, सूरज निकलने का टाइम अलग, सूरज डूबने का टाइम अलग, और हर 5-5 दिन का स्लॉट बना रहता है, 1-1 मिनट का फ़र्क रहता है, 2-2 मिनट का। कभी देखिए लाला साहब का कैलेंडर घर जाके, ठीक है। ओके, सो साइंटिफिक मेथड, इसको थोड़ा सा नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है? इट इज़ ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। ये एक सिस्टमेटिक कोशिश है, किसको समझने के लिए? नेचर में जो फिनोमिना हो रहा है उसको समझने के लिए। समझ आई बात? और बहुत डिटेल से समझने की।
बहुत डिटेल से डेप्थ में जा करके समझने की, और समझ करके हम करेंगे क्या, इसका यूज़ क्या करेंगे। जब हम इस नॉलेज को समझ लेते हैं तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, प्रिडिक्शन करने में, चीज़ों को मॉडिफाई करने में, चीज़ों को कंट्रोल करने में, फिनोमिना को कंट्रोल करने में। ठीक है। सो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? इट इज़ ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप, साइंटिफिक मेथड किसको बोलते हैं? इट इज़ ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना सिस्टमेटिक तरीके से किसको? नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। और समझ के क्या करेंगे? यूज दिस नॉलेज, क्या करेंगे इस नॉलेज का? प्रिडिक्शन, चीज़ों को चेंज करने में, मॉडिफाई करने में। जैसे पुराने ज़माने में HD आता था, बुलेट आता था, आज के डेट में गाड़ियाँ मॉडिफाई हो गई हैं और एडवांस लेवल की गाड़ी आ गई हैं BS6। ठीक है, मॉडिफाई और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए। क्या मतलब है मॉडिफिकेशन और कंट्रोल करने से फिनोमिना को? हमको अगर किसी चीज़ का नॉलेज पता चल जाए कि ये चीज़ इस वजह से होती है, उसका लॉ पता चल जाए, उसका कारण पता चल जाए, तो हम फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस फिनोमिना को। समझ आया? कि अगर मैं यहाँ पानी गिराता हूँ और टेबल को ऐसे करता हूँ तो पानी इधर जाएगा, क्योंकि मैं इधर बहाना चाहता हूँ पानी को, तो उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं उस टेबल को ऐसे कर दूँ तो पानी ऐसे फ्लो होने लगेगा। मैं जिधर चाहूँगा वैसे उसको कंट्रोल करूँगा, वैसे उसको मॉडिफाई करूँगा। समझ आया? ओके। इसी तरह से जैसे अगर साइंटिफिक मेथड की हेल्प से अगर मुझे ये पता चल जाए कि भूकंप क्यों आता है, बार बार ट्रायल एरर करते करते अगर मुझे ये पता चल जाए कि भूकंप क्यों आता है भूकंप, उसका रीज़न पता चल जाए, तो हम इस नॉलेज का यूज़ किस लिए कर सकते हैं आगे? इस नॉलेज का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? कि जब भी भूकंप आएगा हमको पहले पता चल जाना चाहिए। ठीक है, जब भी भूकंप आएगा तो हमारे घर नहीं गिरने चाहिए, ये तो हम दब के मर जाएंगे। हम इस हिसाब से घर बनाएंगे। जिन इलाकों में भूकंप आता है वहाँ हम पहले ही जान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है, तो घर से बाहर निकल जाते हैं, या वहाँ इतने मजबूत घर बनाते हैं कि भूकंप भी आ जाए तो भी घर नहीं गिरे। तो अगर हमको नॉलेज मिल जाए उसका, अगर हम उसका कारण जान जाएं कि ऐसा क्यों होता है, भूकंप क्यों आता है, किस वजह से आता है, तो वो चीज़ें हम नेचर में देखेंगे कि ये हो रहा है तो हम जान जाएंगे ना भूकंप आने वाला है, तो हम पहले से इंतजाम कर लेंगे, यानी हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। आ रही बात समझ? आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, अब फिर से साइंटिफिक मेथड क्या बताता है? क्या बताता है? नेचुरल फिनोमिना क्यों हो रहे हैं, इसके लिए हमको डिटेल से पहले ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना एज मच डिटेल, ये आप याद रखेंगे। ओके, इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को देखे और उसको लॉ बना दिए कि हमने ये देखा नेचर में ये हो रहा है, चलो इसको लॉ बना देते हैं, इसको नियम बना देते हैं, ऐसा नहीं। इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो 5-6 स्टेप फुलफिल हुए तभी वो लॉ बनेगा फिजिक्स में, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी कोई औकात नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। नोट कीजिए, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन कौन से स्टेप हैं, मैं सिर्फ टाइटल लिखूंगा। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना और देख करके उसको समझने की कोशिश करना, ऑब्जर्वेशन। जैसे हम आसमान में देखते हैं, एक तारा होता है उत्तर तारा, देखें उत्तर तारा नहीं चलता, बाकी सारे तारे इधर से इधर ऐसे चलते हैं। एक तारा है जो मूव नहीं करता, देखें एक शुक्र तारा, देखे हो कभी? इधर दिखता है इस तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, उसको देखो वो वहीं रहता है हमेशा, 24 घंटे आप देखेंगे रात में, और पूरे साल आप देखेंगे, दिन में तो नहीं दिखेगा, रात में दिखता है, आप पूरे साल देखिए वो वहीं दिखेगा, वो मूव नहीं करता। बाकी तारे देखेंगे आप वो चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, आपको लगेगा नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप उसी को 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद देखो तो अपनी जगह से खिसक जाएंगे, यानी वो चलते हैं, चलते हुए दिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान से चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करना। इधर से मून निकलता है, इधर डूब जाता है,
तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि डेली यहीं से निकलता है, डेली यहीं डूबता है, ये हमने ऑब्जर्व किया। सन निकलता है, डूब जाता है, डेली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर से नदी में जहाँ पर गहराई ज़्यादा होती है, ध्यान से सुनिए, नदी में जहाँ पर गहराई ज़्यादा होती है वहाँ पर पानी स्लो मूव करता है, धीरे धीरे बहता है, और जहाँ पर गहराई कम होती है, कम गहरा रहता है, वहाँ पानी बहुत फास्ट मूव करता है। गहरी जगह पर पानी बहुत स्लो मूव करता है, और जहाँ पर गहराई कम होती है वहाँ पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। समझ आया? ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये कौन कर रहा है, नेचर। क्यों हो रहा है उसी को तो हम सीखने जा रहे हैं, उसी को तो समझने जा रहे हैं। तो पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसको डिक्टेट कौन करवा रहा है, नेचर। समझ आई बात? तो पहला स्टेप होता है हमारे साइंटिफिक मेथड का, यानी नेचुरल फिनोमिना को समझने का, कि चीज़ों को बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, भरपूर ऑब्जर्वेशन लीजिए। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन लेना। जो ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आए, जो भी आपको समझ में आया, उसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। ऑब्जर्वेशन ले लिया आपने, 1 बार 2 बार 4 बार 10 रीडिंग ले लिए। आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तो रीडिंग लेते हो ना, 1 रीडिंग 2 रीडिंग 5 रीडिंग 10 रीडिंग, ऑब्जर्वेशन लिया। तो सबसे पहले आपको उसको समझना है, ऑब्जर्वेशन लेना है। जब ऑब्जर्वेशन आप ले लेंगे तो फिर क्या करते हैं, फिर हम उसको कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करेंगे, ये कॉपी हम करते हैं अपनी लैब में आके। कहाँ? लैब में आके उसी सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करते हैं जो हम देख के आए हैं, जिसको ऑब्जर्व करके आए हैं। जैसे हमने नदी को देखा, एक लोकेशन की नदी, एक जगह की नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही थी। दूसरे शहर जाके देखा, वहाँ पूरब से पश्चिम नदी बह रही थी। तीसरे शहर जाके देखा, वहाँ कहीं और डायरेक्शन में नदी बह रही थी। तो हम कंफ्यूज हो गए कि नदी आखिर बहती किधर है, नदी के बहने का नियम क्या है। ठीक है, तो पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया, जगह जगह जाके देखा कि कैसे नदी बह रही है। फिर हम अपने लैब में आए और उसी सिचुएशन को दोबारा हमने क्रिएट किया, कॉपी किया उसी को लैब में आके। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना, कंट्रोल तरीके से। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोल तरीके से एक्सपेरिमेंट करना, कॉपी करना उसी चीज़ को। तो हम आते हैं अपनी लैब में, एक बर्तन लेते हैं, उस पर पानी गिराते हैं, और पानी गिरा के जैसे ही हम ऐसा स्लोप करते हैं तो पानी इधर फ्लो हो जाता है। जैसे ही उसका स्लोप ऐसे करते हैं तो पानी इधर फ्लो हो जाता है। तो हमको क्या समझ में आया, पानी किधर से किधर बहता है, जिधर स्लोप होता है, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ पानी बहता है। अगर मैं इधर का लेवल ऊंचा कर दूंगा, इधर का नीचे कर दूंगा, तो पानी ऐसे फ्लो होने लगेगा। तो पानी के फ्लो होने का नियम क्या समझ में आया हमको, बोलिए, कहाँ से कहाँ फ्लो होता है पानी, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। ये चीज़ लैब में किए तब समझ आया ना, अदरवाइज़ जो नदियाँ पहाड़ से होकर के गुजरती हैं, आप वहाँ जाके देखोगे तो आप पहाड़ को तो ऐसे नहीं कर सकते ना, नहीं समझ आया, पहाड़ को तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पानी ऐसे फ्लो हो तो समझ में आए। उसी चीज़ को हम कहाँ आकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपनी लैब में कॉपी कर रहे हैं और कंट्रोल तरीके से कर रहे हैं। तो हमको समझ में आ गया कि वो क्यों फ्लो होता है, किस नियम से फ्लो होता है पानी। क्योंकि हम पहाड़ को, नदी नालों को तो ऊपर नीचे नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लैब में अपने टेबल को तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी प्लेट को, अपनी कटोरी को, अपने चम्मच को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो उससे हमको पता चल गया। तो दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, दूसरा स्टेप कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। पहले ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद उसको कॉपी करना, अपने लैब में आकर के उसको दोबारा से एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमको नियम पता चल गया पानी क्यों फ्लो हुआ। अब हम उसका एनालिसिस करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, एनालिसिस। ध्यान से समझना, तीसरा स्टेप है एनालिसिस करना। अब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, यानी ये पता करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, पहला क्वेश्चन क्यों हुआ, और दूसरा कितना कितना हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो दो तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। पहला तरीका, जब हम पानी के बर्तन को ऐसे करते हैं, यानी स्लोप जब हम ऐसे बनाते हैं तो पानी इधर फ्लो होता है, हुआ। जब हम उसको ऐसे कर देते हैं तो पानी इधर फ्लो होने लगता है। एक पानी जो इस तरफ फ्लो हो रहा था वही इधर क्यों फ्लो होने लग गया, जिसको इधर जाना था, जब वो इधर फ्लो होने वाला मटेरियल है, इधर कैसे फ्लो होने लग जाता है। तो जब हम उस पर ध्यान देते हैं कि कोई भी चीज़ कब चलती है,
तो आंसर जब उस पर फोर्स लगता है तब चलती है। तो कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो गई यहाँ, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी इस पर इफेक्ट डाल रही है। जब हम उसको ऐसे कर रहे हैं तो ये पानी इधर फ्लो हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम ऐसे कर दे रहे हैं तो इधर फ्लो होने लगता है। तो इसका मतलब है ऐसे करने पर फोर्स इधर लग रहा था, जैसे ही हम उसको ऐसे करते हैं तो फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल के इधर हो जाता है। जब वो इधर लग रहा था पहले, बर्तन को घुमा देने से उस फोर्स की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है। फोर्स अपने आप को कैसे बदल लेता है, आया समझ? तो ये हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, नाप जोख रहे हैं उसको, ठीक है। क्या कर रहे हैं जी, नाप जोख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से तभी हिलती है जब उस पर फोर्स लगता है। कौन है जो फोर्स लगा रहा है? आंसर है हमारे चारों तरफ एक अम्मा है। कौन सी अम्मा? धरती अम्मा है ना, जो सबके ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है, ग्रेविटी वाला फोर्स, समझ रहे हैं। तो जैसे ही हम बर्तन को ऐसे करते हैं, पानी के पास मास है, अर्थ के पास मास है, जैसे ही मास एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, फोर्स लगता है, ऐसे चलने लगता है। अर्थ अपनी तरफ उसको खींचती है, तो ऐसे करने पर इधर खींचती है और ऐसे करने पर इधर खींचने लग जाती है। तो इसके लिए हमको स्लोप का नॉलेज है, फोर्स के कंपोनेंट का नॉलेज है। फोर्स के कंपोनेंट हम आगे पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, कैसे बनाते हैं वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट। तो हमको कंपोनेंट का नॉलेज है, हमको फोर्स का नॉलेज है। हमने ये देखा कि जब स्लोप ऐसा रहता है तो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो स्लोप की डायरेक्शन में होता है वो काम करने लगता है और पानी को अपनी डायरेक्शन में फ्लो करवा ले जाता है। जब हम स्लोप को ऐसे कर देते हैं तो फोर्स का वो वाला कंपोनेंट जो इस स्लोप की डायरेक्शन में होता है वो पानी को पकड़ के अर्थ की तरफ ले जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ गई। एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, फोर्स का कंपोनेंट आ गया, स्लोप आ गया, मास आ गया, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। ये हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, ठीक है। इस टाइप के एनालिसिस को क्या कहते हैं? आंसर है क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कौन कौन सी क्वालिटी इसमें शामिल हुई, किसके किसके बदलने से इसका फ्लो चेंज हो जाता है ना। कौन कौन सी क्वालिटी इसमें इन्वॉल्व हुई, किसके किसके आने से, किसके चेंज होने से पानी का फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में होने लगता है। तो जो जो क्वालिटी इसमें इन्वॉल्व हुई उसकी हमने लिस्ट बनाई। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट, स्लोप, पानी का मास, ये सारी चीज़ें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उस लोकेशन पर, समझ रहे हैं, जी की वैल्यू, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। उसको हमने शामिल किया और हमने एनालिसिस किया। इस टाइप के एनालिसिस को क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी कौन कौन सी क्वालिटी उस पर इफेक्ट डाल रही है, किसके किसके वजह से वो कभी इधर फ्लो होता है, कभी इधर फ्लो होता है। तो जब हम उसको जान गए तो उसका नाम क्या रख दिया? कौन सा एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक दूसरे टाइप का एनालिसिस भी है, ठीक है। दूसरे टाइप का एनालिसिस देखिए कैसे काम करता है। जैसे ये हमारा बर्तन है ना, जब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो पानी ऐसे फ्लो होकर इधर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अब ये ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दिख रहा है एंगल यहाँ पे, ये पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, ये ग्राउंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, बनाया। अगर मैं इस बर्तन को इतना उठाता हूँ, ये एंगल दिख रहा है, छोटा सा एंगल यहाँ पे, छोटा एंगल, तो यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है। समझ आया? आया कि नहीं आया? तो सपोज जब हम यहाँ पानी डालते हैं तो वो पानी 10 सेकंड में यहाँ गिरता है जब मैं उसको इतना उठाता हूँ, ठीक। अगर मैं इसको इतना उठा दूँ तो अब पानी डालूंगा तो वो पानी 5 सेकंड में आ जाएगा ग्राउंड पे। अगर मैं इसको इतना उठा दूं, अब यहाँ पानी डालूंगा तो ये पानी 1 ही सेकंड में आ जाता है नीचे। समझ आया? तो हम क्या कर रहे हैं, कितना एंगल बदलने से कितने टाइम में पानी ज़मीन पे आ जाता है। कौन कौन सी दो क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई? कितना एंगल रखने से, कितना एंगल रखने से, ये आपका प्लेट है सपोज, यहाँ पर आपको पानी गिराना है। अगर मैं इस प्लेट को इतना उठा दूं, यानी ये एंगल बना दूं, यहाँ पर पानी गिराऊं, तो हम देखते हैं ये पानी यहाँ ग्राउंड पे आ जाता है। टाइम कितना लगता है? 10 सेकंड। आ रहा है समझ? इधर ध्यान दो। अगर मैं इसको और उठा दूं, ऐसे इतना उठा दूं और यहाँ पर अब पानी गिराऊं, ये एंगल बढ़ गया, ठीक है, दिस इज θ2, ये θ1 था, ये θ2 हो गया। अब अगर यहाँ पर पानी गिराता हूँ तो ये पानी कितनी देर में आ जाता है? 5 सेकंड में। अगर मैं इस बर्तन को ऐसे खड़ा कर दूं और यहाँ पर पानी गिराऊं तो ये पानी ऐसे तुरंत ग्राउंड पे आ जाता है। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 सेकंड लगा मात्र। समझ रहे हो? तो कितना एंगल रखने से कितने टाइम में पानी फ्लो होके आ जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी मिला रहे हैं। कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है,
कितना एंगल रखने से कितने टाइम में पानी आएगा। कितना, कितना मतलब क्या, क्वांटिटी। आया समझ में कि नहीं आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? फिर से बोलो, आया कि नहीं आया? आया। फिर से देखो, यहाँ हमने ये एंगल किया 30 डिग्री, ठीक है। हमने देखा 1 सेकंड में 500 ग्राम पानी नीचे आया। कितना? 1 सेकंड में कितना पानी आया? पानी की क्वांटिटी कितनी? पानी की क्वांटिटी कितनी? 500 ग्राम। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। एंगल कितना? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल रखता हूँ तो 1 सेकंड में 500 ग्राम यानी आधा लीटर पानी आ जाता है। जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री करता हूँ, मैं देखता हूँ 1 सेकंड में 1 लीटर पानी आ जाता है। तो एंगल कितना किया मैंने? 60 डिग्री। उसी 1 सेकंड में पानी कितना आ गया? 1 लीटर यानी 1000 ग्राम। समझ आया? अगर मैं एंगल को 90 डिग्री कर देता हूँ तो मैं देखता हूँ 1 सेकंड में 2 लीटर पानी आ जाता है, 2 लीटर फ्लो हो जाता है। समझ आ रहा है? तो कितना एंगल करने से कितना लीटर पानी आया फ्लो होकर के, ये हम क्या कर रहे हैं? कितना आया, क्वांटिटी पूछ रहे हैं। ये कौन सा एनालिसिस है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका नाम क्या रखे? एक क्वालिटेटिव और दूसरे का नाम क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी बताना कि कितनी, एक क्वांटिटी को सेट कर देंगे और दूसरी क्वांटिटी उससे निकाल लेंगे कि कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें आ रही हैं या चीज़ें बदल रही हैं। तो ये 2 तरह के क्वांटिटी, 2 तरह के एनालिसिस हमने किए, ठीक है जी। ये समझ में आया एनालिसिस? फिर से पहले क्या करना है आपको? ऑब्जर्वेशन, डिटेल्स उसको समझना है डेप्थ तरीके से, एकदम आराम से धैर्य रख के। उसके बाद जब समझ में आ जाए तो उसको कॉपी करना है लैब में आके, ठीक है। कॉपी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हो रही हैं, कौन कौन सी क्वालिटी उसमें शामिल हो रही है जिसकी वजह से उसमें इफेक्ट पैदा हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। दूसरी चीज़, कितनी कितनी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी कितना कितना चेंज हो जा रहा है ना। 30 डिग्री एंगल रखने से कितने क्वांटिटी का पानी आएगा, 60 डिग्री एंगल कर देने से कितने क्वांटिटी का पानी आएगा। ये कौन सा एनालिसिस हुआ? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आया समझ में? जैसे एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर पढ़े आप? हाफ mv स्क्वायर पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, कुछ मास है, अगर वो चलने लग जाए तो वेलोसिटी आ जाएगी उसके पास। वेलोसिटी यानी स्पीड, अभी आप समझिए। मास तो रहता ही हर ऑब्जेक्ट के पास, अगर वो चलने लग जाए तो और क्या आ गया उसके पास? वेलोसिटी आ गई। एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है, जिसके पास वेलोसिटी होती है, उसके पास एनर्जी होती है। मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या बनता है? एनर्जी। सो रहे हो, थोड़ा जग जाओ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, अगर वो चलने लगे तो उसके पास वेलोसिटी भी आ गई। अब जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है, वेलोसिटी है, उसके पास क्या है? एनर्जी है कि नहीं। अब वो कहीं जाएगा, किसी से टकराएगा तो वर्क करके देगा, क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी क्या चीज़ होता है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। डेफिनेशन पढ़ा है आपने 10th में एनर्जी का? व्हाट इज एनर्जी? कैपेसिटी टू डू द वर्क। वर्क करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है ना। कैसे पता चलेगा किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है कि नहीं? तो आंसर है, अगर उसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी भी आ गई, मतलब उसके पास एनर्जी है। वेलोसिटी यानी वो चल रहा है, तो किसी को जाके हिट करेगा तो डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ आया? तो ये हम क्या गिनवा रहे हैं आपको? मास है इसके पास, वेलोसिटी है इसके पास, वेलोसिटी और मास इसकी क्वालिटी है। तो हम क्या गिनवा रहे हैं आपको? कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये समझ आया कि कौन कौन सी क्वालिटी उसके साथ जुड़ी हुई है। ये कौन सा एनालिसिस है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब अगर मैं 1 किलो मास लेने के बजाय 10 किलो का मास लूँ, कितने का? मैं 10 ग्राम का बॉल आपके ऊपर फेंकता हूँ, कितने का? 10 ग्राम। मास कितना है? 10 ग्राम। मात्र 10 ग्राम बॉल आपके ऊपर फेंकता हूँ, कितना दर्द होगा आपको? 10 ग्राम बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा नहीं होता है। कितना होता है? 10 ग्राम मतलब 1 तोला। सोने में आप सुनते हो ना 1 तोला, 1 तोला 10 ग्राम होता है हमारे यहाँ, है ना। तो अगर मैं 10 ग्राम का बॉल आपको ऐसे फेंक के मारूं, आपको कितनी तकलीफ होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत कम? बहुत कम। और अगर मैं 10 किलो का बॉल लूँ और आपको फेंक के मारूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? बहुत कम कि बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। मैंने क्या किया? मास को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। समझ आया?
तो 1 किलो के मास वाला ऑब्जेक्ट जब चलता है तो थोड़ा सा डैमेज करता है, थोड़ा सा वर्क करता है। लेकिन अगर 10 किलो का मास इंक्रीज कर दिए, क्वालिटी बढ़ा दिए मास की, तो जब ये चलेगा तो ये ज़्यादा वर्क करके दिखाएगा, ज़्यादा डैमेज करेगा। ये क्या कर रहे हैं हम, क्वांटिटी बांध रहे हैं। 1 किलो का मास थोड़ा सा वर्क करेगा 1 ग्राम, समझ गए? वो उसको ग्राम में नहीं नापना चाहिए मुझे, वर्क को जूल में नापते हैं। 1 जूल का वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं 10 किलो का मास लेके भेजूँ तो फिर वो 100 जूल का काम करके आएगा। समझ आ रहा है? तो कितना रखने से कितने का वर्क हुआ, ये हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी बांध रहे हैं। ये कैसी एनालिसिस हो गई, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तो हम ऑब्जर्वेशन कर लिए, एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उससे क्या क्या रिजल्ट निकलना है सारा एनालिसिस कर लिए, क्वालिटेटिव टाइप का और क्वांटिटेटिव टाइप का। अब जब सब एनालिसिस हो गया तो हमको पता चल गया कि इसमें मास इन्वॉल्व है, इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है ना? तो हमको क्या कर लेना चाहिए, फॉर्मूला बना लेना चाहिए एनर्जी का। बात समझे कि नहीं? बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे ये पता है भाई, मैंने एनालिसिस कर लिया कि उसमें मास इन्वॉल्व है, मास के घटने बढ़ने से वर्क कम ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं मास 1 kg रख के भेजता हूँ तो वो थोड़ा सा वर्क करता है, मास को 100 किलो या 10 किलो करके भेजता हूँ तो वो ज़्यादा वर्क करता है। मतलब एनर्जी या वर्क किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर कर रही है कि नहीं? दूसरा, अगर मैं सपोज उसी 10 ग्राम की छोटी सी ऑब्जेक्ट को अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजूं, स्पीड कितनी रखूं उसकी, 5 मीटर पर सेकंड, तो आपको धीरे से हिट करेगी, थोड़ा सा वर्क करेगी। लेकिन अगर मैं उसी को 500 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजूं तो, जैसे गोली चलती है, समझ रहे हैं? 1 सेकंड में तो नहीं जाती, आप उसको 1 सेकंड में 100 मीटर मान लीजिए या 200 मीटर मान लीजिए, 500 मीटर मान लीजिए 1 सेकंड में, सपोज गोली की रफ्तार। एक गोली, मैंने क्या बोला शुरू में, 10 ग्राम की एक छोटी सी गोली है, बुलेट, उसको कितनी स्पीड से फेंका आपकी तरफ, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, तो कोई आपको दुख तकलीफ होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसी को मैं 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला दूं तो जब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाए तो वो इतनी धसी, ऐसे धस गई जाके, ऐसे थोड़ी सी, सपोज एक वुड में हमने चलाया लकड़ी में, तो वो गोली ऐसे इतनी धसी, इधर दिख रहा है धसा हुआ हिस्सा गोली का। लेकिन अगर मैं 500 मीटर की स्पीड से चलाऊं इसको तो ये गोली ऐसे धस जाएगी, ये तो ये कितना डैमेज की, इतना डैमेज की। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये ज़्यादा वर्क करके दिखाएगी जिसको ज़्यादा स्पीड से भेजे हैं। तो ये एनर्जी या वर्क और किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर, मास पर डिपेंड किया और वेलोसिटी पर। तीसरी और कोई चीज़ हमको मिली नहीं कि ये डिपेंड करता हो। तो हमको समझ में आ गया भैया कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है वर्क में या एनर्जी में, मास और वेलोसिटी। तीसरी कोई चीज़ नहीं मिली हमको। आई बात समझ मेरी या नहीं आई? बोलिए, आ गई? तो हमारे पास डाटा है कि कौन कौन सी क्वालिटी उसमें इन्वॉल्व हो रही है, मास इन्वॉल्व हो रहा है और वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रहा है। अब हमको फार्मूला बना लेना चाहिए। तो हम ट्रायल एरर कर करके फार्मूला बनाते हैं, एक मॉडल खड़ा करते हैं मैथमेटिक्स का, और जब वो फार्मूला बन जाएगा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं इतने मास के बॉडी को इतने स्पीड से चलाऊँगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी, वो इतना वर्क करके दिखाएगी। बता सकता हूँ कि नहीं? अगर फार्मूला मेरे पास रेडी रहे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता? बोलिए बोलिए बोलिए, बता सकता हूँ कि नहीं? बोलिए। देखिए, 12 mv², ये किसका फॉर्मूला बनाया मैंने? एनर्जी का। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 किलो की बॉडी भेज रहा हूं 10 kg मास का, और उसको स्पीड दिया है मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर, पर सेकंड, तो एक बॉडी जिसका मास 10 kg है उसको हमने कितनी स्पीड से थ्रो किया? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया, तो कितनी एनर्जी होगी उस जाती हुई बुलेट के पास? हम बता सकते हैं कि नहीं? भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं? कितना वर्क करेगा ये भी हम बता सकते हैं। तो ये हाफ से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 5, ये 25 × 5 कितना होता है? 125 जूल। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? 125 जूल। बता दिए। ये कैसे बताए? हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले की हेल्प से हमने बता दिया। समझ आई बात कि नहीं आई? इसी तरह से एक गाड़ी हमने चलाई, अगर उसकी इनिशियल स्पीड मेरे को मालूम हो और मुझे ये मालूम हो कि मैंने इस पर कितना फोर्स लगाया है, ध्यान से समझिएगा। एक सपोज एक चेयर रखी हुई है या एक गाड़ी रखी हुई है, साइकिल रखी हुई है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए,
उस पर मैं फोर्स लगा के उसको पुश करता हूँ, धक्का मारता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितना? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। कितनी देर तक? 10 सेकंड तक। कितनी देर तक? शुरू में वो खड़ी थी, साइकिल या गाड़ी खड़ी थी तो स्टार्टिंग स्पीड कितनी हुई उसकी? 0। उसको इनिशियल स्पीड बोलते हैं, जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक गाड़ी की इनिशियल स्पीड कितनी? u कितनी? 0, है ना। हमने फोर्स लगाया कितना? 10 न्यूटन। ध्यान से समझना डाटा। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। उस बॉडी का मास है सपोज 2 kg। छोटा सा खिलौना है, उसको धक्का मार रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक। उसका मास कितना है? 2 kg। यहाँ तक समझ आया? कितनी देर तक हमने फोर्स लगाया है? 10 सेकंड तक। तो बताइए, अगर मैं एक 2 किलो के खिलौने के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अगर 10 सेकंड तक लगा दूं, लगाए रखूं, फोर्स लगा रहा हूं 10 सेकंड तक, तो उसमें कितनी स्पीड आ जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? भविष्यवाणी करने वाले हैं कि नहीं? लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब हमारे पास क्या हो? फॉर्मूला। और आप सब मोशन के इक्वेशंस जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? AT होता है। V = U + AT। व्हाट इज A? एक्सेलरेशन इज व्हाट? फोर्स अपॉन मास। जानते ही है कि नहीं? आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो इस मास को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये मास इधर आ गया अपॉन में। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स से मास को जब भी डिवाइड करोगे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन से आप क्या निकाल सकते हो? फाइनल वेलोसिटी। शुरू में गाड़ी खड़ी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। ये तो खत्म हो गया, इसका कोई रोल ही नहीं है। फोर्स अपॉन मास हमने किया, व्हाट इज F/m? 10/2 कितना? 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम कितना था? 10 सेकंड। ये मल्टीप्लाई होके कितना आया? 50। ये u है, यानी ये स्पीड है, मीटर पर सेकंड। तो उस गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी जी? 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। हमने भविष्यवाणी किया कि नहीं? और एक्सपेरिमेंट करके देखा, वाकई भी उसकी स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड। और ये मैंने कैसे कर लिया? मेरे पास क्या था? फॉर्मूला था। तो जब ये सारे काम हो जाते हैं, हम ये जान जाते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, एनालिसिस हो जाता है, तो हम क्या बना सकते हैं? एक मॉडल बना सकते हैं मैथमेटिक्स का, जिसकी हेल्प से हम ये वैल्यू रख के क्या किया करेंगे? भविष्यवाणी। तो अगला स्टेप इसमें हमको क्या बनाना है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के भविष्यवाणी नहीं हो सकती। आया समझिए कि नहीं आया? आया ना? पक्का? पक्का बोलो। आ गया? ओके। जैसे ही मैथमेटिकल मॉडलिंग तैयार हुई, यानी ये फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या करेंगे? जोर से बोलो। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हुआ? भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन। ठीक है, समझ आया? तो हमारे पास मोशन की इक्वेशंस हैं, उसमें सारे कैलकुलेशन लगा के मैंने ये बताया कि अब देखो ये चंद्रमा ऐसे घूम करके अर्थ सन के बीच में आएगा। कब? ठीक 3 महीना 4 दिन 5 घंटे और 26 मिनट में। 3 महीना 5 दिन 4 घंटे 26 मिनट बाद आएगा। ये हमने कैसे किया? क्योंकि हमारे पास मोशंस के इक्वेशंस के मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, फॉर्मूले हैं, तो सारे हमने रख के, सबकी स्पीड हमारे पास है, मून की स्पीड, अर्थ की स्पीड, ठीक है, तो वो सारे रख करके हमने फार्मूला कैलकुलेट किया। हमको आंसर मिला वही 3 महीने और 4 दिन 5 घंटे 26 मिनट। ठीक है, तो ठीक है भाई, भविष्यवाणी तो हमने कर दिया है ना। क्या कर दिया? भविष्यवाणी कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब बोल तो दिए, बोलने से कोई मानेगा क्या? मैथमेटिकल फार्मूला कौन बनाया? मैं बनाया, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो ये सब मेरा काम है। मैंने मैथमेटिक्स फार्मूला तो बना दिया है ना, लेकिन उससे क्या? आपको तो वो फार्मूला आता नहीं है, आप तो उसका ABCD नहीं जानते हो, उसका सिर पैर नहीं जानते हो, तो मेरे बना लेने से चल जाएगा क्या? कोई नहीं पूछेगा। आंसर है पूछेगा।
क्या पूछेंगे कि ठीक है भैया आपने ये फॉर्मूला बनाया है, तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करो, भविष्यवाणी करके दिखाओ, है ना। क्या करके दिखाओ, भविष्यवाणी करके दिखाओ। हमने भविष्यवाणी किया कि मोशंस के इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज़ को रखी, वो चंद्र ग्रहण वाला, सूर्य ग्रहण वाला, और हमने भविष्यवाणी किया कि अब भैया 3 महीना 4 दिन 5 घंटे और 26 मिनट पर अगला सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी फिर से चंद्रमा अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा। तो ठीक है, चलो देख लेते हैं। 3 महीना 4 दिन 5 घंटे 26 मिनट, ये टाइम बीता और फैसले की घड़ी आ गई। अब क्या होना है, अब या तो मून आएगा बीच में या नहीं आएगा, दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर आ गया तो कौन जीता, गुरुजी जीत गए, और नहीं आया तो गुरुजी हार गए। आप थोड़ी ना जीते, मेहनत तो गुरुजी किए थे। मैथमेटिकल मॉडल किसने बनाया था, ऑब्जर्वेशन किसने किया था, एनालिसिस किसने किया था, एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मैथमेटिकल मॉडल किसने बनाया था, गुरुजी ने। तो जीते और हारे कौन, गुरुजी। समझ आया? ओके। तो जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा, वाकई में मून आ जाएगा, वाकई में सूर्य ग्रहण लगेगा, या नहीं लगेगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, हमने जो मॉडल तैयार किया है, जो भविष्यवाणी हमने की है, वो क्या है, ट्रू है। समझ आया? उसका क्या हो गया, प्रमाण हो गया। क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया जी, बोलिए, वेरिफिकेशन। और अगर नहीं आया तो सब गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। आपका फार्मूला भी गलत, आपकी भविष्यवाणी भी गलत, आपका फार्मूला भी गलत। इसका मतलब है आप एनालिसिस ठीक से नहीं किए हो, इसका मतलब है आप एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाए हो, इसका मतलब आप अच्छे से देख ही नहीं थे। समझ, क्या समझे? क्या होगा अगर गलत हो गया भविष्यवाणी, तो क्या होगा? इसका मतलब है भविष्यवाणी अगर गलत हुई तो तुम गलत भविष्यवाणी किए हो। क्यों गलत किए? तुम्हारा फॉर्मूला सही नहीं था। क्यों सही नहीं था? तुम ठीक से एनालिसिस ही नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि तुम ठीक से एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाए थे अपने लैब में। क्यों एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं कर पाए थे? क्योंकि तुम अच्छे से देख के ही नहीं आए थे, जो देखे थे, जो ऑब्जर्वेशन करने भेजे थे उसको अच्छे से देख ही नहीं पाए थे। तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक सब फेल हो गया। आपको वापस से नंबर 1 स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सच हो गया तो फिर ये जो आपका मॉडल है, आपका फॉर्मूला है, ये लॉ बन जाएगा फिजिक्स में। क्या बन जाएगा? ये नियम बन जाएगा, फिजिक्स की किताब में छपेगा, और आपकी आने वाली 7 नस्लें उस फॉर्मूले को पढ़ेंगी और उससे भविष्यवाणियाँ किया करेंगी। आ रहा है समझ में? और आप अमर हो जाओगे इतिहास के पन्नों में। समझे कि नहीं? क्या समझे? तो अगर कोई बोलता है मेरे दादाजी बोलते थे ऐसा करने से ऐसा होता है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। फिजिक्स की दुनिया में ये नहीं चलता कि मेरे दादाजी ऐसा कहते थे कि ये करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है। ये कुछ नहीं चलता। फिजिक्स साइंटिफिक चीज़ों को मानता है, साइंटिफिक चीज़ों पर विश्वास करता है, और ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, इस बात को सिद्ध करने के लिए इन 6 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है उसको, वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। ठीक है, इन 6 स्टेप से उसको होकर के गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज सब फेल है। ठीक है, समझे? तो ये है साइंटिफिक मेथड। इस पर क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। तो ये क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए अपने शब्दों में, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, या व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मेथड, एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जैसा आपको अच्छा लगे आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक मेथड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसके स्टेप्स को लिख देंगे, काम खत्म। ठीक है, ये नोट करें, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ।